हेलो एवरीवन। चलिए, हम लोगों ने आईसीडीआर में अभी तक कुछ कंडीशंस, कुछ रेगुलेशंस पढ़ ली थी। रेगुलेशन नंबर 5, रेगुलेशन नंबर 6, साथ ही में एफपीओ के कंसर्न में भी हमने रेगुलेशन नंबर 102, 103 कंप्लीट कर ली थी। हम लोगों ने पढ़ा था डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, और अगर आपकी कंपनी डिस्क्वालिफाइड नहीं है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। आज हम लोग कुछ जनरल कंडीशंस पढ़ेंगे, और देन उसके बाद अगर ऑफर फॉर सेल आ रहे हैं तो उसके लिए एडिशनल कंडीशंस क्या रहेंगी वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल कंडीशन, रेगुलेशन नंबर 7 आईपीओ का और 104 एफपीओ का। तो क्या क्या जनरल कंडीशंस हैं जो हर कंपनी जो पब्लिक इशू लेके आ रही है उसको फॉलो करना है। वेदर आईपीओ लेके आ रहे हो या एफपीओ, आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है। दोनों के लिए सेम कंडीशंस हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं, मतलब आप जनता से पैसा लेंगे, बहुत सारे लोगों से, तो उनको सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की आपको फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, है ना, लिक्विडिटी उनको देनी पड़ेगी। तो लिस्टिंग कराना मैंडेटरी होता है। जब भी पब्लिक इशू लाओगे तो कंपलसरी लिस्टिंग होगा। तो लिस्ट कहाँ कराते हैं? स्टॉक एक्सचेंज पे, ऑफ कोर्स स्टॉक एक्सचेंज पे। अब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग करा रहे हो, आप मान लो एनएससी पे लिस्ट करा रहे हो या बीएससी पे लिस्ट करा रहे हो, तो बॉस उनसे जाके पूछोगे कि नहीं पूछोगे कि यार तुम्हारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना है, करा लें क्या? तो वो भी क्राइटेरिया देखेंगे ना भैया, तुम्हारी औकात क्या है कि भाई तुम उनके एनएससी बीएससी या अदरवाइज जो भी स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे एडमिट होने लायक हो भी कि नहीं हो। तो इसलिए आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। इन प्रिंसिपल अप्रूवल, है ना, मतलब आपको अभी अप्रूवल लेना है कि फ्यूचर में जब भी इशू करोगे तो आपको लिस्टिंग की परमिशन मिल जाएगी। इट्स जस्ट लाइक दैट। किसी गेस्ट बन के जाते हो किसी के घर पे, तो डायरेक्टली पहुंच जाते हो, पहले से इंटीमेशन करते हो कि भाई हम आ रहे हैं, आप हो कि नहीं हो, है ना। अभी तो छोड़ दो, अभी तो सब लोग घर पे ही मिलेंगे बाय डिफॉल्ट। पर फिर अब तो ये पूछना पड़ता है आए कि नहीं आए कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग जाएगा तुम्हारे घर आएंगे तो इसका मतलब आपको जिसके जा रहे हो पहले पूछना पड़ता है। एग्जैक्टली exactly, अगर कंपनी किसी के यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी लिस्ट करा रही है तो पूछना तो पड़ेगा ना। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। अब हमने अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन लगा दी। अब आप एक स्टॉक एक्सचेंज पे भी लगा सकते हो, एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे भी लगा सकते हो। अब अगर एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे लगाओगे तो उनमें से एक स्टॉक एक्सचेंज आपको चूज करना पड़ेगा, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो आपका मेन स्टॉक एक्सचेंज रहेगा जिसके सारे कंप्लायंसेस और सारी इंटीमेशन जो है वो आपकी अप टू द डेट रहेगी। तो वहां पे आपको एक स्टॉक एक्सचेंज एटलीस्ट चूज करना पड़ेगा, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। गॉट इट? ठीक है, लैंग्वेज देखें। एन एप्लीकेशन to one or more stock exchanges to seek an in-principle approval for listing of its specified securities on such stock exchanges and has chosen one of them as the designated stock exchange। तो आप एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे एप्लीकेशन लगा सकते हो। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं कि एक ही पे लगाना है। आपका मन कर रहा है दो पे लगाना है, दो पे लगाओ। आपका मन कर रहा है तीन पे करना है तो तीन पे लगाओ। जहां पे आपका मन कर रहा है उतने स्टॉक एक्सचेंज पे आप इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। पहली कंडीशन जनरल है। नंबर 2, अब क्योंकि आपके सिक्योरिटीज जो है वो डीमैट फॉर्मेट में इशू होगी तो डिपॉजिटरी से अग्रीमेंट तो बनता है बॉस। डीमटेरियलाइजेशन का अग्रीमेंट तो करके बैठोगे ना, हम नई सिक्योरिटीज इशू करेंगे, डीमैट फॉर्मेट में इशू करेंगे, तो आपको डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा। ठीक बात। दूसरी कंडीशन, किसके साथ अग्रीमेंट करना है? डिपॉजिटरी के साथ आपको अग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा। क्लियर कट? आगे बढ़े, चलिए। अब थर्ड कंडीशन है हमारी। अच्छा, इसमें साथ ही में ये और चीज है कि जो भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है ऑलरेडी इशूड एंड प्रपोज टू बी इशूड, तो यहाँ पे डीमैट किसका हो रहा है? जो भी सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड है उनका भी, और जो प्रपोज टू बी इशूड है उनका भी। थर्ड कंडीशन आपकी जो है, ऑल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर की जितनी भी सिक्योरिटीज है, प्रेजेंट सिक्योरिटीज जो भी है, वो सबके सब किस फॉर्मेट में होंगी? डीमैट फॉर्मेट में होंगी। कौन से फॉर्मेट में होगी? डीमैट। मीन्स कोई भी शेयर फिजिकल शेयर हो ही नहीं सकता। सारी की सारी सिक्योरिटीज को आपको किस में रखना पड़ेगा? डीमैट फॉर्मेट में ही रखना पड़ेगा। गॉट इट? ये बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, एग्जिस्टिंग शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप, मतलब पार्टली पेड अप शेयर नहीं हो सकते। अगर मान लो प्रेजेंट शेयर में अरियर है तो क्या होता है ना कि नए आने वाले लोगों को लगता है अच्छा यहाँ पे तो अरियर चलता है तो हम भी अरियर करते हैं। देखो आपने कभी देखा होगा कि अगर किसी प्लेस पे कचरा फेंक रखा है लोगों ने तो आप भी वहां पे कचरा फेंक देते हैं जाके। मेंटेलिटी नॉर्मल है ना। और एकदम क्लीन प्लेस होता है तो आपका दिल भी नहीं करता जरा सा भी वहां पे गंदगी करने का, है ना।
एग्जैक्टली कंपनी में कचरा फैला हुआ है कॉल्स इन अरियर का, तो नए लोग आएंगे तो उनको भी कचरा करने का मन करेगा ना, तो इसलिए क्लियर कट बोल दिया बॉस, प्रेजेंट शेयर जो भी है ना वो फुली पेड अप होने चाहिए। अगर उनपे अरियर है तो उनको क्या कर लेना, फोरफीट कर लेना और कचरा साफ कर लेना। तो जब भी नए लोग आते हैं ना, घर में गेस्ट आते हैं, तो पहले घर की क्लीनिंग की जाती है ना, ताकि वो आकर के हमारे घर में और कबाड़ा नहीं मचाए। एग्जैक्टली यहाँ पे सेम टू सेम बात है कि जब भी यहाँ पे नए आप शेयर इशू करें, पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग कचरे की सफाई कर देना। जो भी शेयर्स पे अरियर है उनको फोरफीट कर लेना। तो शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप, तो जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनको क्या बना लेना, फुल्ली पेड अप बना लेना। नेक्स्ट कंडीशन है, देखो अभी 4 कंडीशन तो बहुत जनरल थी। पहली कंडीशन क्या थी, हमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन लगानी स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। दूसरा, डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट एंटर करना है। थर्डली क्या बोला इसने, सिक्योरिटी जो प्रमोटर्स की है वो डिमैट फॉर्मेट में होगी। फोर्थली, एग्जिस्टिंग जितनी भी सिक्योरिटीज है वो फुली पेड अप होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उनको फोरफिट कर लो। अब जो कंडीशन है ध्यान से समझना, फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, फंडिंग के आपको फर्म अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। कितने फर्म अरेंजमेंट क्यों करने पड़ेंगे, क्या बोलना चाह रहा है ये, एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। थ्रू वेरिफेबल मीन्स टूवर्ड्स प्रोजेक्ट कॉस्ट माइनस पब्लिक इशू माइनस अक्रूवल्स, इसका 75%। अब भी क्या बोल दिया, ऊपर से निकल गया, बाउंस हो गया। अच्छा समझो, आज मान लो एक कंपनी है टाटा, टाटा नाम की कंपनी है जिसका कोई प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट ले लेते हैं, है ना। तो ये कोई भी प्लांट लगा रहे हैं ना, कोई भी प्लांट लगा रहे हैं, नैनो का प्लांट लगा रहे हैं, कोई भी प्लांट लगा रहे हैं। अच्छा, अब इस रेस्पेक्टिव प्लांट के लिए उनको पैसे चाहिए। से मान लीजिए प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बैठ रही है 1000 करोड़ की, कहते कि 1000 करोड़ की प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बैठी। अब कंपनी जो है वो पूरा एंटायर मनी जो है वो पब्लिक से तो लेती नहीं है, कुछ अपने जो भी रिसोर्सेज है वो यूज करती है, कुछ लोन वोन हो गए और कुछ हम इशूएंस के थ्रू शेयर वगैरह कैपिटल रेज करके फंडिंग किया जाता है। अब मान लीजिए 1000 करोड़ में से कंपनी का प्लानिंग है, 1000 करोड़ में से कंपनी का प्लानिंग है कि हम 400 करोड़ का तो पब्लिक इशू लेके आएंगे। 400 करोड़ का तो क्या लेके आएंगे, पब्लिक इशू। बाकी का जो 600 करोड़ है, रिमेनिंग 600 करोड़ है, वो हम अदर सोर्सेज से कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारे कुछ अक्रूवल्स भी हैं, हमारे कुछ पैसे आने वाले हैं, कहीं कहीं से हमारी भी सेल्स हुई है काफी अच्छी, तो उसमें 100-200 करोड़ तो वहीं से आ जाएंगे, है ना। तो हमारे पास प्लानिंग है कि 600 में से अक्रूवल्स, हमारी कुछ अक्रूवल्स हैं, आउटस्टैंडिंग पैसा है मार्केट में जो भी आने वाला है हमारा, मान लो वो पैसा है 150 करोड़ का, और बाकी हमने लोन वोन के अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, तो हमारा पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो टाटा कंपनी है उसने अपने प्रोजेक्ट के फंडिंग की प्लानिंग की, ठीक है। अब यहाँ पे सेबी क्या बोलता है, सेबी ये बोलता है मान लो बाय चांस पब्लिक से पैसा आ गया और तुम्हारे जो अदर सोर्सेज हैं, अदर ये धोखा दे गए बीच में ही, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट तो लटक जाएगा ना। और क्योंकि जब 1000 करोड़ चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, तो 1000 करोड़ चाहिए, कम पैसे से काम नहीं चलेगा। तो अगर पैसा नहीं आया और पब्लिक का पैसा लटका दिया तुमने, प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हो पाया, डिले हो गया, तो क्या करेंगे, तो बहुत ही भयानक सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए सेबी क्लियरली बोलता है भाई देखो, जहां भी जिस पर्पस के लिए तुमने पैसा रेज किया है, जो भी कैपिटल आपने रेज किया, उसको कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का जो भी टोटल कॉस्ट है ना, उस प्रोजेक्ट का जो भी टोटल कॉस्ट है उसमें से क्या माइनस कर दो, जो पब्लिक इशू वाला पोर्शन है वो माइनस कर दो, क्योंकि वो तो पब्लिक इशू से आ ही जाएगा। साथ में जो तुम्हारे प्रेजेंट अक्रूवल्स है वो भी हमें पता है वो आ ही जाएंगे। अब जो बैलेंस बचा है उसका कम से कम 75%, कितना परसेंट, 75% आप क्या कर लेना, फर्म अरेंजमेंट कर लेना आइडेंटिफिएबल मोड से। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुनो, मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है 1000 करोड़ का, है ना, 1000 करोड़, इसमें से माइनस कर देती हूं मैं क्या, इस प्रोजेक्ट कॉस्ट में से क्या माइनस कर दूं, पब्लिक इशू माइनस कर दूं, क्योंकि ये पैसा तो पब्लिक से आ ही जाएगा। ये लो भाई 400 करोड़ पब्लिक से आ रहा है, ठीक है,
और क्या माइनस कर दूं इसमें से, जो 150 करोड़ के अक्रूवल से, ये तो मुझे डेफिनेटली पैसा आने वाला है, मेरा खुद का ही पैसा है 150 करोड़। चलो भाई, है ना, थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, ऐसे करते हैं इसको। हाँ, तो हम 1000 करोड़ में से दोनों माइनस करते हैं, 550 करोड़ माइनस कर देते हैं, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कितना बचा हमारा, दैट इज ऑफ 450 करोड़, ये बचा बैलेंस। तो 1000 करोड़ में से हमने 550 करोड़ माइनस कर दिया, तो बैलेंस बचा 450 करोड़। इतना हमें और लेना है, तो इसका एटलीस्ट कितना परसेंट, 75% कहां से आएगा, उसके फॉर्म अरेंजमेंट कर लो। जैसे मान लो कंपनी बोलती है हमारा बैंक ऑफ इंडिया से अग्रीमेंट हो गया है, जिन्होंने हमें लोन सैंक्शन कर दिया है, और जैसे पब्लिक इशुएंस का पैसा आ जाएगा, पब्लिक अलॉटमेंट हो जाएगा, वैसे ही लोन हमें डिस्बर्स हो जाएगा। देखो हम पहले से लोन लेके भी नहीं रख सकते भाई, पहले से लोन ले लिया तो इंटरेस्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने बैंक से बात कर रखी है भाई, कई बार ऐसा होता है ना, पब्लिक इशू फेलियर हो गया तो फिर लफड़ा हो जाएगा, फिर बैंक से लोन ले लिया तो फिर हम रीपेमेंट करेंगे, फिर इंटरेस्ट लगेगा, बहुत सारा नाटक हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्लियर कर लिया बैंक से पहले से कि जैसे ही हमारा अलॉटमेंट का पोर्शन खत्म हो जाएगा, बैंक हमें लोन डिस्पर्स कर देगी। तो हमने फर्म अरेंजमेंट कर रखे हैं, हवाओं में बातें नहीं कर रहे कि आप पैसा देख लेंगे आ जाएगा पैसा, नो, we have made firm arrangement, और वो भी identifiable sources से। तो through verifiable means, तो हमने क्या कर रखा है, firm arrangement of finance कर रखा है। तो this is what condition number 5। ये पांचों कंडीशन समझ में आ गई। ये हमारा क्या है, सब रेगुलेशन 1। तो रेगुलेशन 7 सब रेगुलेशन 1 में हमने 5 बातें पढ़ी। इन प्रिंसिपल अप्रूवल है ना स्टॉक एक्सचेंज से। दूसरी कंडीशन क्या बोला कि भाई डिपॉजिटरी से अग्रीमेंट कर लो। थर्डली, जितने भी प्रमोटर्स हैं उनकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी डीमैट फॉर्मेट में रख लो। देन शेयर्स क्या होने चाहिए, फुली पेड अप होने चाहिए, पुरानी गंदगी साफ करो, फॉरफीचर कर लो अगर फुली पेड अप नहीं होते हैं। एंड देन फर्म अरेंजमेंट आपको करना है वेरीफेबल मोड से, आइडेंटिफिएबल मोड से। कितना अरेंजमेंट करना है, 75% अरेंजमेंट करना है। किसका 75% निकालोगे, प्रोजेक्ट कॉस्ट में से माइनस करोगे आप क्या, पब्लिक इशू का पैसा, अक्रूवल्स दोनों माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा उसका 75% आपको क्या कर लेना है, फॉर्म अरेंजमेंट करना है। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हो, 25% ही यूज कर सकते हो। इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं यहाँ पे। तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कितना यूज कर सकते हैं हम, मनी रेज बाय इशूअर, उसका कितना परसेंट, 25% ही मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं। मींस आपने जो भी पैसा रेज किया पब्लिक से, उसका ये नहीं कि हम जनरल पर्पसेस के लिए यूज कर डालें, अपने नॉर्मल ऑपरेशन के खर्चों के लिए यूज कर लें। जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने पैसा रेज किया आप सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए उस पैसे को यूज करेंगे, अदरवाइज पर्पसेस के लिए उस पैसे को यूज नहीं किया जा सकता। बात क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से आप लोग को। तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए मैक्सिमम कितना यूज किया जा सकता है, 25% ही यूज किया जा सकता है। किसका, मनी रेज्ड बाय द इशूअर। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा रेगुलेशन नंबर 7 था आईपीओ का और 104 एफपीओ का। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 8 की तरफ। रेगुलेशन 8 या 105 दोनों में सेम ही कंडीशन है, आईपीओ एफपीओ में डिट्टो सेम चलेगा। ये कुछ एडिशनल कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। एडिशनल कंडीशन किनके बारे में, ऑफर फॉर सेल के बारे में। अच्छा ध्यान से सुनो, देखो हम अगर नॉर्मल फ्रेश इशू लेके आ रहे हैं तब तो हमने जनरल कंडीशन पढ़ी थी रेगुलेशन नंबर 7 की। लेकिन अगर आप ऑफर फॉर सेल के थ्रू इशू ला रहे हो, पब्लिक इशू लेके आ रहे हो, आईपीओ ला रहे हो, एफपीओ ला रहे हो, तो जो रेगुलेशन नंबर 7 ने बोला वो तो फॉलो करना ही है, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस और फुलफिल करनी है, कुछ सर्टेन एक्स्ट्रा कंडीशंस आपको और फुलफिल करनी पड़ेगी। तो वो रेगुलेशन 8 बताता है कि वो कौन सी एक्स्ट्रा बातें हैं जो ऑफर फॉर सेल में फुलफिल करनी पड़ती है। ठीक है, तो स्टार्ट करें कौन कौन सी एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं। तो देखो, ओनली सच फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स मे बी ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक। तो यहां पे ना पहली कंडीशन ये क्लियर हो गई कि ये क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड होने चाहिए। मीन्स पार्टली पेड शेयर्स ऑफर फॉर सेल में जा ही नहीं सकते। आज अगर मैं होल्डर हूं कंपनी की, है ना, मैंने शेयर पे फुल पेमेंट कर दिया,
कॉल्स वॉल सब पे कर चुकी हूँ, फुली पेड अप हो चुकी है, तो ही मैं सेलिंग शेयर होल्डर बन सकती हूँ, तो ही मैं उन शेयर्स को प्रपोज कर सकती हूँ पब्लिक इशू के लिए। अगर पार्टली पेड अप है तो भूल ही जाना, पॉसिबल ही नहीं। तो पहली कंडीशन क्या हुई, फुल्ली पेड अप, ठीक है। अच्छा, अब मैंने 10 दिन पहले ही शेयर्स खरीदे थे कंपनी के। मान लो मैंने जो एयरटेल है ना, एयरटेल, उसके आज से 10 दिन पहले शेयर खरीदे, और अब कंपनी क्या ला रही है, पब्लिक इशू ला रही है, आईपीओ या एफपीओ लेके आ रही है कंपनी, एफपीओ लेके आ रही है, तो क्या मैं वहां पे सेलिंग शेयर होल्डर बन सकती हूँ? नो, कंडीशन अप्लाइड। क्या कंडीशन बोलती है, देखो, which have been held by seller for a period of at least 1 year। कितने पीरियड के लिए? एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 साल के लिए होल्ड किया था। 1 साल कहां से काउंट करोगे? प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट याद है आप लोग को किसको फाइल किया जाता है? सेबी को। सबसे पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट ही बनता है, सेबी को जमा किया जाता है। तो जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को जमा हुआ था, उस डेट से कम 1 साल पहले, उस डेट से कम 1 साल पहले क्या होना चाहिए? वो शेयर आपने होल्ड कर रखा होना चाहिए। तो मिनिमम 1 ईयर की होल्डिंग पीरियड यहाँ पे बोली है। तो क्या बोला है, वापस सुनो, डीओडी लिख रही हूं मैं शॉर्ट में, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को डीओडी से 1 ईयर प्रायर, है ना, 1 ईयर प्रायर होल्डिंग। तो ये जो होल्डिंग है कम से कम 1 साल पहले उन्होंने कर रखी होनी चाहिए, तभी जाकर के वो सेलिंग शेयर होल्डर बन सकते हैं और अपने शेयर्स को पब्लिक इशुएंस के लिए दे सकते हैं। अगर आपने 3 महीने पहले एक्वायर किए थे, 4 महीने पहले एक्वायर किए थे डीओडी की डेट से, तो फिर आप सेलिंग शेयर होल्डर नहीं बन सकते। तो 2 कंडीशन क्लियर। पहली कंडीशन फुली पेड अप होनी चाहिए, फुली पेड अप, कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन 1 ईयर के लिए होल्ड होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर के लिए होल्ड होना चाहिए। अब आगे सुनना, प्रोवाइडेड दैट, ध्यान से सुनना, provided that in case of equity shares received on conversion या exchange of fully paid up compulsorily convertible securities including depository receipts are being offered for sale, the holding period of such convertible security including depository receipt as well as that of resultant equity share together shall be considered for the purpose of calculation of 1 year period referred in this sub regulation। बाप रे बाप, इतनी भयानक लैंग्वेज उन्होंने डाल दी है, क्या ही बोलना चाह रहा है। अब हैव पेशेंस और मेरी बात ध्यान से सुनना। इस लैंग्वेज को हमने पढ़ लिया, सब ऊपर से निकल गया ना आप लोग के। अब मैं शांति से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की। किन की बात कर रहे हैं? कन्वर्टेबल, कंपल्सरली कन्वर्टेबल, मतलब डिबेंचर इशू किया आपने, इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की। अब पहली कंडीशन ये भी फुली पेड अप होंगी, ये यहाँ पे लिखा देखो फुली पेड अप, फुली पेड अप होंगी, तो जनरल बात है, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। अब स्पेशल बात क्या है, यहां पे 2 टाइप के पीरियड होते हैं। एक होता है बिफोर कन्वर्जन, एक होता है आफ्टर कन्वर्जन। बिफोर कन्वर्जन एंड आफ्टर कन्वर्जन। जैसे आपने डिबेंचर इशू किए आज से 3 साल पहले, तो 2 साल तक वो डिबेंचर के फॉर्मेट में थे, फिर उसके बाद कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर में, तो अभी 1 साल से इक्विटी शेयर के फॉर्मेट में। तो 2 पीरियड हो गए, बिफोर कन्वर्जन पीरियड और आफ्टर कन्वर्जन पीरियड। तो ये जो दोनों पीरियड हैं, बिफोर और आफ्टर दोनों पीरियड, इनका टोटल इनका एडिशन लगा लेंगे हम, ठीक है। वो क्या होना चाहिए? मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों पीरियड को यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, बिफोर कन्वर्जन भी और आफ्टर कन्वर्जन भी। मतलब ऐसा नहीं किया जा रहा कि सिर्फ और सिर्फ जिस दिन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुआ आफ्टर कन्वर्जन ले लिया। नो, वी आर कंसिडरिंग बोथ पीरियड, बिफोर कन्वर्जन एज वेल एज आफ्टर कन्वर्जन। इतनी बात समझ में आई? यहां तक क्लियर? अब आगे और बता दूं।
तो पहला हमने क्या बोला यहाँ पे कि अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है तो फुली पेड अप होंगी अगेन, एंड सेकेंडली बिफोर कन्वर्जन एंड आफ्टर कन्वर्जन दोनों पीरियड को कंसिडर करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक, अच्छा अब एक और बात ध्यान रखना, यहां पे जो ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन जो हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, वो कन्वर्जन हो जाना चाहिए, वो कन्वर्जन हो जाना चाहिए कब? डेट ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट से पहले पहले, डेट ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट से, ड्राफ्ट नहीं बोल रही, ऑफर डॉक्यूमेंट से पहले पहले कन्वर्जन हो जाना चाहिए। तो ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन बिफोर ऑफर डॉक्यूमेंट, अभी हम पूरा एग्जाम्पल से समझ लेंगे, आपको घबराओ मत, टेंशन में मत आओ कि क्या बोलना चाह रहा है। तो बिफोर ऑफर डॉक्यूमेंट ये कन्वर्जन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब लैंग्वेज पढ़ रही हूं वापस से। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर रिसीव्ड, कैसे रिसीव हुए? ऑन कन्वर्जन या एक्सचेंज, कन्वर्जन या एक्सचेंज एक ही बात है, ऑफ फुली पेड अप कंपल्सरी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिपॉजिटरी रिसीट। तो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी या डीआरस किसी के भी थ्रू इक्विटी शेयर आए, किसी के भी थ्रू, कन्वर्जन के थ्रू इक्विटी शेयर आए, आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल द होल्डिंग पीरियड, अब उसका होल्डिंग पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑफ सच कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डीआरस एज वेल एज दैट ऑफ रिजल्टेंट इक्विटी शेयर। देखो वो सिक्योरिटी कौन सी? कन्वर्टेबल डिबेंचर अलॉन्ग विद रिजल्टेंट इक्विटी शेयर, दोनों का टुगेदर shall be considered, together shall be considered for the purpose of calculation of 1 year referred in this sub regulation। तो इसने क्लियर कट बोल दिया दोनों का पीरियड टुगेदर लेना है, सिक्योरिटी होल्ड की है वो भी और रिजल्टेंट इक्विटी शेयर है वो भी। तो ये सिक्योरिटी होल्डिंग पीरियड था और ये रिजल्टेंट इक्विटी होल्डिंग पीरियड है। आफ्टर वाला मतलब इक्विटी शेयर वाला, बिफोर वाला कन्वर्टेबल डिबेंचर वाला, दोनों का पीरियड एडिशन करके 1 साल का कंप्लायंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहां तक क्लियर? अब देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल बी रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। तो 1 साल का पीरियड हमें कहाँ देखना है? वही ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में देखना है। तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में ही हम चेक करते हैं। अच्छा अब है ना, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल से आपको पूरा एंटायर प्रोविजन अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कंडीशन क्या बोल रही थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे 2 केसेस ले लेते हैं। नंबर 1 केस 1 नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्ड किए थे, इक्विटी शेयर का, और केस 2 हम लेते हैं कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का, मान लीजिए कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का। ठीक है, ये हम 2 डिफरेंट केसेस में एग्जांपल देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको डिफरेंट डेट्स भी दे रही हूँ यहाँ पे कि ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट कब फाइल किया गया था, ऑफर डॉक्यूमेंट कब फाइल किया था, वो हम डेट बता रहे हैं, है ना। तो डेट ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, डीओडी शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, तो है ना डीओडी मैंने यूज किया है। तो डेट ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 10th of December 2020, दिस इज द डेट ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। एंड दूसरी डेट ले लेते हैं डेट ऑफ फाइलिंग ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली इसके बाद में ही फाइल हुआ होगा, तो ऑफर डॉक्यूमेंट की डेट में ले लेती हूं, से लेट्स अज्यूम दैट इज ऑफ 20th January 2021। तो ये हमारी सिचुएशन है। अब आगे देखना आप लोग, यहां पे जो एक पर्सन है मिस्टर ए, वो कंपनी में इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है, उसने एक्वायर किया था, एक्वायर्ड इक्विटी शेयर्स ऑन डेटेड, अब उसने कौन से डेट को एक्वायर किया था कंपनी के इक्विटी शेयर, वो डेट बता रही हूं आपको, एंड दैट इज ऑफ 9th of July 2019। ठीक है, 9th जुलाई 2019 को उसने ये इक्विटी शेयर एक्वायर किए थे। गॉट इट। दूसरा केस है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, तो मिस्टर बी जो है एक्वायर्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स
on dated 15th September 2019 और इस डिबेंचर का कन्वर्जन हुआ था which was converted into इक्विटी शेयर, मतलब रिजल्टेंट शेयर जो है ऑन डेटेड 15th of January 2021. दिस इज द सिचुएशन. अब इन दोनों केसेस में वी हैव टू एग्जामिन क्या ये सेलिंग शेयर होल्डर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं. दैट इज अ सिंपल सिचुएशन विच वी नीड टू कैलकुलेट. ठीक है, देखते हैं. तो सॉल्यूशन करते हैं इनका कि क्या ये सेलिंग शेयर होल्डर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं. अच्छा, मुझे दो कंडीशन देखनी, तो फुली पेड अप, तो ये शेयर फुली पेड अप है, वो हम मान लेते हैं. नंबर 1 फुली पेड अप, फुली पेड अप, तो वो तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि फुली पेड अप है. दूसरा, मुझे 1 साल की कंडीशन फुलफिल करनी है, दैट इज ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डीओडी, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट से 1 साल पहले. मेरी डेट ऑफ डीओडी है 10th December 2020. 10th December 2020, 10 दिसंबर 2020, 10 दिसंबर 2020 को यहाँ पे डीओडी फाइल हुआ था. तो उससे 1 साल पहले क्या होता है, 1 साल पहले क्या होता है, 10 दिसंबर 2019. तो इतना होल्ड कर रखा है आपने, तो 1 साल कंप्लीट. यहाँ तो 9 जुलाई को होल्ड कर रखा है, इसका मतलब डन है, सेलिंग शेयर होल्डर बन सकता है. तो एलिजिबल फॉर सेलिंग शेयर होल्डर. ठीक है, पहली कंडीशन समझ में आ गई है, 1 साल होल्ड कर लिया. अब दूसरा केस देखते हैं. अच्छा, दूसरे केस में क्या हुआ कि इशू हुआ था 15 सितंबर 2019 को, है ना. तो मुझे वही 1 साल कंप्लीट करना है. तो कहां तक 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, वही 10 दिसंबर 2020 तक 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो 15 सितंबर 2019 से लेकर के कहां तक मुझे देखना है, डेट डीओडी तक. तो ये डेट है 10th of December 2020, है ना. अच्छा, यहाँ पे जो डेट है, क्या 1 साल कंप्लीट हो रही है? ऑफ कोर्स हो रही है. रिजल्टेंट शेयर में कंप्लीशन से पहले डिबेंचर के फॉर्मेट में ही हो गई थी अकेले. तो यहाँ पे ये पीरियड कंप्लीट हो गया है 1 साल का, तो हमारी कंडीशन फुलफिल्ड. एक और कंडीशन यहाँ पे देखनी पड़ती, जब हम कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करते तो 1 मोर कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड. एक तो 1 साल की कंडीशन हो गई, प्लस साथ में आपको एक और चीज देखनी पड़ती कि जो कन्वर्जन हुआ है ना, ये कन्वर्जन ऑफर डॉक्यूमेंट से पहले हो जाना चाहिए. तो कन्वर्जन बिफोर डेट ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट. अच्छा, यहाँ पे ऑफर डॉक्यूमेंट की डेट क्या है, 20 जनवरी. कन्वर्जन कब हो गया था, 15 जनवरी. तो ऑफर डॉक्यूमेंट से पहले हो गया था ना कन्वर्जन. तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, डेफिनेटली एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे भी एलिजिबल है. अच्छा, मान लो ऐसा केस होता कि डिबेंचर के फॉर्मेट में 8 महीने होते और रिजल्टेंट इक्विटी शेयर के फॉर्मेट में 6 महीने होते. 8 महीने डिबेंचर के फॉर्मेट में होते और 4 या 6 महीने हमारे इक्विटी शेयर के फॉर्मेट में होते. तो क्या एलिजिबल होता? हाँ, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा हो गए हैं. तो कन्वर्टेबल में हम दोनों पीरियड कंसिडर करते हैं, जो आपका सिक्योरिटी था कन्वर्टेबल वो भी, और रिजल्टेंट इक्विटी शेयर है वो भी, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं. वो पीरियड हम चेक कर लेंगे कि डीओडी से 1 साल पहले कंप्लीट हो चुका होना चाहिए. ठीक है, क्लियर है कंडीशन अभी. तो ये हमने क्या पढ़ा, अगर रेगुलेशन 8 पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनो वापस से. अगर कंपनी ऑफर फॉर सेल ला रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर बेच रही है, तो उसको क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. तो पहली कंडीशन क्या हुई, फुली पेड अप होने चाहिए, पार्टली पेड अप नहीं होंगे. दूसरी कंडीशन क्या हुई कि वो शेयर सेलिंग शेयर होल्डर ने कम से कम 1 साल होल्ड किए. 1 साल कहां से काउंट करना है, डेट ऑफ डीओडी से 1 साल पहले उसने होल्ड किया हुआ होना चाहिए. कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में भी सेम 1 साल पहले, लेकिन उसमें दोनों पीरियड काउंट कर रहे हैं. कन्वर्जन से पहले वाला भी और कन्वर्जन के बाद वाला भी. और कन्वर्जन कब हो जाना चाहिए, ऑफर डॉक्यूमेंट से पहले हो जाना चाहिए कन्वर्जन कभी भी. ठीक है, क्लियर. अब आगे देखो, एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहे हैं. इफ इक्विटी शेयर अराइजिंग आउट ऑफ कन्वर्जन और एक्सचेंज ऑफ द
fully paid up compulsorily convertible security are being offered for sale. The conversion या exchange should be completed, ये आ गया ना condition, prior to the filing of offer document. Offer document से पहले पहले conversion हो जाना चाहिए. That is red herring, prospectus in case of book building and prospectus in case of fixed issue. Provided full disclosure of terms of conversion or exchange are made in the draft of a document. Got it? बात क्लियर है? तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, एक्सप्लेनेशन में दे रखा था ये. अब जो ये रूल हमने पढ़ा है 1 साल वाली कंडीशन का, ये कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है. मतलब इसके एक्सेप्शंस दे रखे हैं, कैसे कौन कौन से केसेस, ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पे आपको 1 साल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करनी पड़ेगी. तो देखिए कौन कौन से केसेस हैं. लेट्स सी. Provided further that the requirement of holding equity share for a period of 1 year shall not apply. Shall not apply. 1 साल की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी. कब नहीं होगी? कब नहीं होगी? देखो नंबर 1 कौन कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है? गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी को हर चीज में मुक्ति दे रखी है. तो ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कंपनीज दे रखी है जिन पे 1 साल की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है. तो गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, special purpose vehicle set up or controlled by any one or more of them engaged in infrastructure sector. तो infrastructure sector में कोई भी सेटअप है तो इन सबको एग्जाम्पशन दे रखी. तो ये तो जनरली कंपनीज के नाम दे रखे कि किन किन कंपनीज पे ये 1 ईयर की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी. ठीक है, चलिए सेकेंड एक्सेप्शन देखते हैं हम लोग. दैट इज व्हाट कि इफ इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड फॉर सेल वर एक्वायर्ड परसुएंट टू एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय. अच्छा कोई स्कीम थी. अच्छा इक्विटी शेयर जो आप ऑफर फॉर सेल के लिए देने जा रहे हो वो कैसे सरेंडर कर रहे हो, वो कौन सी स्कीम थी जो अप्रूव बाय हाई कोर्ट या फिर एनसीएलटी. या तो हाई कोर्ट ने अप्रूव की थी या एनसीएलटी. अगर पुराना कंपनीज एक्ट 1956 की स्कीम थी तो हाई कोर्ट था, और अगर कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोविजन है तो एनसीएलटी था. तो ओल्ड प्रोविजन था ये, ओल्ड एक्ट. कौन सा मतलब 1956 वाला. और ये कौन सा है? कंपनीज एक्ट 2013 वाला. ठीक है, तो उसमें एनसीएलटी के पास पावर्स हैं. अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी स्कीम जो थी मर्जर वर्जर के कंसर्न में या अरेंजमेंट के कंसर्न में, ऐसा कोई भी स्कीम था, कोई भी स्कीम ऑफ मर्जर अरेंजमेंट्स वगैरह, तो वो स्कीम के चलते हुए अगर कोई शेयर इशू है तो उन पे प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है. प्रोवाइडेड, लेकिन साथ में बोला किस केस में? इन ल्यू ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड कैपिटल विच हैड बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर प्रायर टू अप्रूवल ऑफ सच स्कीम. तो अभी जब जिस स्कीम को आपने अप्रूव किया था उससे 1 साल पहले वो एग्जिस्टेंस में थी. से फॉर एग्जांपल एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई है ना. अब मर्ज हो गई है तो जिस कंपनी के शेयर एक्वायर किए थे वो पहले से 1 साल से एग्जिस्टेंस में थे. से मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड. अब कोई भी अरेंजमेंट की स्कीम हुई या कुछ भी मर्जर वर्जर हुआ तो बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड के शेयर एक्वायर किए जो स्कीम एनसीएलटी ने अप्रूव की थी. ठीक है, एक्वायर्ड शेयर्स. अच्छा अब यहाँ पे ऑल्दो बी लिमिटेड में इन शेयर्स को एक्वायर किए हुए सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि एक्विजिशन से पहले ए लिमिटेड में वो शेयर्स जो एक्वायर किए गए थे वो मान लेते हैं वो 4 साल से एक्वायर्ड थे. 4 साल हो गए थे उनको ऑलरेडी. तो जहां पे जिस रेस्पेक्टिव कैपिटल के बदले में आपको नई कैपिटल मिल रही है, मर्जर हो जाता है तो क्या करते हैं, आपको न्यू कंपनी के शेयर मिल जाते हैं. तो वहां पे जो सेलिंग शेयर होल्डर्स है अगर वो अपने शेयर अब सरेंडर कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे आप पे ये 1 साल वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा. एक बार वापस इसको डिटेल समझा देती हूँ, एक्सप्लेनेशन वापस से सुनना सब लोग. से मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड. इस कंपनी का एक मेंबर है मिस्टर एक्स. ही इज द मेंबर ऑफ द कंपनी. ठीक है, और इस मेंबर के पास कंपनी के शेयर्स जो थे, शेयर्स ये थे 5 साल से, 5 साल से शेयर्स थे. अब ए लिमिटेड जो है उसको बी लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया. एक्वायर, तो जैसे बी लिमिटेड एक्वायर करेगी तो ए लिमिटेड हो जाएगी खत्म, तो बी लिमिटेड के शेयर मिलेंगे. अब मिस्टर एक्स को क्या मिले? बी लिमिटेड के शेयर्स मिल गए. अब जो इसको शेयर्स मिले हैं वो शेयर्स मिले हुए उसको अभी सिर्फ 1 महीना या 2 महीने ही हुए हैं, 2 मंथ्स ही हुए हैं. अब बी लिमिटेड मान लीजिए पब्लिक इशू लेके आ रही है तो क्या यहाँ पे मिस्टर एक्स अपने शेयर सरेंडर कर सकता है?
तो यहाँ पे जो उसको शेयर मिले हैं वो किसके बदले में मिले हैं, वो ए लिमिटेड के शेयर के बदले में मिले, और ए लिमिटेड में वो पहले से कितने साल से होल्ड करा था, 5 साल से होल्ड करा था, तो अब उस पर ये 1 ईयर वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो क्लियरली बोलता है इक्विटी शेयर ऑफर्ड फॉर सेल वर एक्वायर्ड परसेंट टू एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट और एनसीएलटी in lieu of business and invested capital which had been in existence for a period of more than 1 year prior to the approval of such scheme. Got it? Clear? Second condition, second exception. पहला exception बहुत ही फर्जी सा था, different कंपनीज के नाम दे दिए कि इन कंपनीज पे 1 साल वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा वाला एक्सेप्शन क्या बोलते हैं, स्कीम अप्रूव्ड हुई है हाईकोर्ट या एनसीएलटी के थ्रू, और जो रिजल्टेंट शेयर्स हैं जो उसको मिले हैं, जो आप ऑफर फॉर सेल में देना चाहते हो, वो पुराने जो भी इन्वेस्टेड कैपिटल थे वो 1 साल से पहले के एक्वायर्ड थे उनके लिए है। एंड थर्डली बोनस इशू के बारे में बोल रहा है। देखो अगर मान लो आपको बोनस शेयर मिले तो बोनस किस पे मिलते हैं, ओरिजिनल शेयर्स पे, और ओरिजिनल शेयर्स को मिनिमम 1 साल हो चुका है, ओरिजिनल शेयर्स को 1 साल से ज्यादा हो चुका है और उस पर बोनस शेयर है, तो बोनस शेयर पे 1 साल वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। और ये जो बोनस शेयर हैं वो इशू किए गए थे आउट ऑफ फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम अपीयर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ओके, बोनस कहां से इशू किया गया था, फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से इशू किया गया था, और नॉट आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो बोनस इशू रिवैल्यूएशन रिजर्व से इशू नहीं किया गया था। तो अगर ये कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर लेते हैं तो उस केस में आप पे 1 ईयर वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। एक बार फटाफट से मैं रिकैप करती हूँ क्या क्या हमने पढ़ लिया, जल्दी जल्दी सुनना। रेगुलेशन नंबर 7 हमने पढ़ा जिसमें हमने जनरल कंडीशंस पढ़ी। आपको स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है, डिपॉजिटरी के साथ अग्रीमेंट करना है ना, तैयारियां करनी सारी। जो भी आपके प्रमोटर्स हैं उनकी सिक्योरिटी डीमैट फॉर्मेट में होनी चाहिए, फिजिकल नहीं हो सकती है। जितने भी एक्सिस्टिंग शेयर्स हैं वो फुली पेड अप होने चाहिए, पार्टली पेड अप नहीं होने चाहिए, है ना। और जो भी आपके प्रोजेक्ट है उसका आपने 75% जो है आइडेंटिफिएबल सोर्सेज के थ्रू अरेंज कर लिया है, और 75% किसका निकाला है, प्रोजेक्ट कॉस्ट माइनस पब्लिक इशू माइनस अक्रूवल्स कर लिया। और जो भी आप पब्लिक इशू से पैसा रेज कर रहे हो उसमें से मैक्सिमम 25% ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो। गॉट इट? ये पूरा रेगुलेशन 7 हो गया। अब हम बात करें एडिशनल कंडीशन रेगुलेशन नंबर 8 ऑफर फॉर सेल की हम बात कर रहे थे। तो ऑफर फॉर सेल के लिए कुछ एक्स्ट्रा बातें फॉलो करनी, तो 2 एक्स्ट्रा बातें। पहली एक्स्ट्रा बात कि शेयर फुली पेड अप होंगे, और दूसरी एक्स्ट्रा बात सेलिंग शेयर होल्डर जो सेल करेगा उसने कम से कम 1 साल उनको होल्ड किया होना चाहिए। और 1 साल कहां से काउंट करना है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट से पहले 1 साल काउंट करना है। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में भी 1 साल का ही केस है, लेकिन उनमें दोनों पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं, कन्वर्जन से पहले वाला भी और कन्वर्जन के बाद भी। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना कि कन्वर्जन हो जाना चाहिए। कब? ऑफर डॉक्यूमेंट से पहले कभी भी हो जाना चाहिए। वहां पे ड्राफ्ट नहीं देखना है, ऑफर डॉक्यूमेंट देखना है। अभी जो 1 साल वाली कंडीशन है ये एप्लीकेबल नहीं है 3 केसेस में। पहले तो हमने कुछ कंपनीज पढ़ ली, गवर्नमेंट कंपनी, कॉर्पोरेशन वगैरह, ये पढ़ लिया। दूसरा केस जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि स्कीम अप्रूव है हाईकोर्ट या एनसीएलटी के थ्रू, और जिस स्कीम में जो शेयर्स मिले हैं वो शेयर ऑलरेडी 1 साल से इन्वेस्टेड थे। एंड थर्ड एक्सेप्शन है बोनस इशू आपको मिल रहा है। किस पे मिल रहा है? जो भी आपके ओरिजिनल शेयर्स हैं वो ओरिजिनल शेयर पहले से ही 1 साल से आपने होल्ड कर रखे थे, और जो बोनस शेयर आपको इशू किए गए हैं वो फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से इशू किए गए हैं, रीवैल्यूएशन से नहीं किए गए हैं। तो ये कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो उस केस में आपको 1 साल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है। तो आज हमने 2 रेगुलेशन कंप्लीट किए, नंबर 1 रेगुलेशन 7 एंड रेगुलेशन 8। आईपीओ और एफपीओ में दोनों में सेम टू सेम रेगुलेशंस हैं, जनरल कंडीशंस एंड ऑफर फॉर सेल की एडिशनल कंडीशंस। आज के लिए इतना इनफ है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।